सुनिए, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, अपनी कंट्री इंडिया और मान लीजिए ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेट्स से ये यूएसए है, ये आपका चाइना है। बच्चे कह रहे चाइना का नाम मतलब, ठीक है, चाइना है, और ये है जापान है, ठीक है, ओके, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। आप जानते हैं, इंडिया अपना माल इन देशों को क्या करता है? बेचता है। बोलो, सब बच्चे जानते हैं? सब बच्चे जानते हैं इस बात को कि भारत अपना सामान इनको बेचता है। जब हम अपना सामान आउट ऑफ इंडिया बेचते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। और जब हम इन देशों से सामान अपने देश में खरीद कर लाते हैं, यानी हम क्या करते हैं, बेसिकली दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं परचेज। और अगर हम फॉरेन से परचेज कर रहे हैं, दूसरे देशों से परचेज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आसान सी भाषा में इंपोर्ट्स। तो दो शब्द आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, पहले एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, पहले अपने देश की। हमारा देश इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है या इंपोर्ट ज्यादा करता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए फटाफट कि हमारा भारत महान है। बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि सर हमारा देश भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। बिल्कुल सही। अगर ये 2 है तो ये 1 है, या ये अगर 4 है तो ये 1 है, इस रेशो में चल रहा है। वेरी गुड, बच्चे जानते हैं। इस वजह से अच्छा, मैं और आसान करता हूँ चीजों को। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो बेटे इसका मतलब मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरा पैसा जाएगा कि आएगा? अगर इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा। तो आप मुझे सोचकर बताना, किसी देश के लिए कौन सी अच्छी सिचुएशन होगी? अगर उसके पास से पैसा जाए तो अच्छा है, या उसके पास से पानी दे देना तो, या उसके पास पैसा आए तो अच्छा है? जल्दी बताओ। पैसा जाए अच्छा आएगा लगता तो है, ये अच्छा होगा। आएगा तो आएगा अच्छा लगेगा। वेरी गुड, बस मजा आ गया। इसका मतलब है बच्चों को समझ में आ रही बात कि सर अगर पैसा आएगा तो वो उस देश के लिए बेनिफिशियल होगा, उस देश के लिए डेवलपमेंट का कारण बनेगा। तो इसका मतलब सर ज्यादा अच्छा तो क्या लगता है कि पैसा आए। आए का मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स ना ज्यादा, हम चाहते हैं कि हमारे, चाहते हैं बेटे, चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स ना ज्यादा हो एज कंपेयर टू आवर इम्पोर्ट्स। मतलब अगर हमारे इम्पोर्ट्स इतने हैं तो हम सपने देखते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट इतने हो, ताकि हम ना फायदे में चले। किसमें चले? फायदे में चले। अगर हम 10 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि 50 रुपए का एक्सपोर्ट करें, ताकि जो बैलेंस है वो पॉजिटिव आए। कितना? 40 रुपए का क्या बैलेंस आएगा आपका? पॉजिटिव बैलेंस आएगा। क्या बैलेंस आएगा? पॉजिटिव बैलेंस आएगा। बिल्कुल सही। हर देश अपने, इसी को बेटे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, कि एक देश भारत, जो मान लो चाइना, जो मान लो अमेरिका, जो मान लो जापान के साथ ट्रेड करता है, तो जो आप खरीदते हैं और आप जो बेचते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसी को आम भाषा में क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। जो डिफरेंस है किसके किसके बीच में, जितना हमने माल बेचा और माल खरीदा। आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि बैलेंस पेमेंट क्या होता है? अब मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि कंटेंट टू बी कवर्ड हमारा है बीओपी की मीनिंग। बेटे जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा ना, कॉपी पेन लेकर बैठना और आप लिखते रहना साथ साथ, क्योंकि फिर लिखने का टाइम आपको कम मिलेगा। हाँ, और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, और नोट्स बिल्कुल सुंदर सुंदर कॉपी पर छाप देने हैं। जितना अच्छा आप नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आप, रिकॉर्डिंग में भेज दो बेटा।
हाँ बेटे मैं रिकॉर्डिंग तो करूंगा ही करूंगा, ऐसा नहीं है, बट आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। रिकॉर्डिंग से एक प्रॉब्लम होती है बेटे, लाइव क्लास अलग होती है, रिकॉर्डिंग अलग। रिकॉर्डिंग सर तब, हमारे हिस्ट्री वाले क्या रिकॉर्डिंग तो बेटे होगा? हाँ रिकॉर्डिंग तो मजबूरी के लिए है। जैसे मान लो अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, आप भूल गए कंसेप्ट को, तो आप करेंगे। रिकॉर्डिंग पे निर्भर नहीं होना आपको बिल्कुल भी। आप लाइव क्लास के अंदर ही पूरा फोकस और अटेंशन के साथ पढ़ने वाले हैं, सारी बातें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे साथ साथ। चलिए, कंटेंट टू बी कवर्ड। पहला, बीओपी की मीनिंग हम समझेंगे कि बीओपी का मतलब क्या होता है, बीओपी के कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में सीखेंगे। 6 मार्क्स का सवाल आता है भाई हर साल। फिर सीखेंगे कि क्या कारण होते हैं बीओपी में नुकसान आने के। डेफिसिट मतलब हो गया घाटा, डेफिसिट मतलब हो गया आपका घाटा। ओके, हाँ जी, पहले समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब। एग्जांपल देता हूँ पहले आपको। ये बीओपी अकाउंट है, ठीक है, ये बीओपी का अकाउंट बनता है। एक तरफ सारी इनकम्स, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस या खर्चे कह लो। चलो मैं और आसान कर देता हूँ, एक तरफ कमाई, हिंदी में लिख देता हूँ, और एक तरफ लगाई। एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट पर आप सारी कमाई लिख देंगे और डेबिट पर सारी लगाई लिख देंगे, जो जो पैसे आपके लग गए। तो बीओपी एक स्टेटमेंट है। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट बनती है बेटे हर देश की। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि बीओपी की स्टेटमेंट इंडिया की कैसी है, फिर आपको एनालाइज करवा के दिखाऊंगा। बाकी देशों से तुलना करेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरी चाइना की कैसी है, अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, वो लास्ट में हम लोग करेंगे जब चैप्टर हम लोग अपना क्लोज फाइंड अप कर देंगे। फिर हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझेंगे बीओपी का कैसे कैसे होता है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब होता है आप यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने जो जनवरी की कमाई है, फरवरी की कमाई है, मार्च की कमाई है, इसी प्रकार से एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। किसका रिकॉर्ड बनाते हैं? हर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। हर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, देखो ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, लेन देन दो प्रकार के होते हैं, एक फायदे के लिए और एक ना फायदे के लिए। जैसे मैं मंदिर गया, मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान जी मुझे पास करवा देना, ये क्या हो गया? ये क्या मैं भगवान के पास पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ? ये बेटे क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। मैं भगवान को पैसे देकर आया, भगवान के बदले मुझे क्या डबल पैसे वापस करने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कि नहीं। और एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? जो रिलेटेड विद मनी होता है, जो पैसे से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पैसे से। पैसा, यहाँ पर पैसे की बात की जाती है। अच्छा, तो जो इंडिया करेगी, हमारी इंडिया हमारा जो सामान बेचेगा, सामान खरीदेगा, क्या वो सेवा भावना के लिए कर रहा है? नहीं, वो सेवा भावना के लिए तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम जितने सारे के सारे लेन देन जिससे हम पैसा कमाएं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उनको रिकॉर्ड करते हैं बीओपी के अंदर हम लोग। तो मैं फिर से कह दूं, बीओपी के अंदर हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। किसका? सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे हम क्या कमाते हो? पैसे कमाते हो। एक साल के अंदर। कितने साल में? एक साल के अंदर। इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में। बिटवीन रेजिडेंट, जैसे रेजिडेंट मतलब हमारा इंडिया, तो रेजिडेंट तो हम लोग हो गए। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या हो गया? आपका जापान, आपका यूएसए, आपका चाइना, ये सब, ये सारी कंट्रीज क्या हो गई हमारे लिए? ये हमारे लिए ROW हो जाएंगे बेटे। ROW, ROW बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब एक रेजिडेंट कंट्री और रो के बीच में बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक साल के अंदर, और उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फिर से कह दूं, एक रेजिडेंट कंट्री बोले तो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या सीख लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग। तो याद करने का है अपने को, यहाँ पर दिमाग में सेट करने का है पहले। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जो श्रद्धा है आपकी वो बोल सकते हैं, बिटवीन रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। अब आगे समझ में आ गया भाई सबको, आगे बढ़े। ओके, इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है उसके पार्ट। किसके पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला बेटा बीओपी याद है ना, बीओपी के बेटे कुछ कंपोनेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का नाम है करंट अकाउंट। बहुत डिटेल में सीखेंगे आप सारी चीजों को, करंट अकाउंट क्या है, कैसे है करंट अकाउंट। दूसरा आपका आता है कैपिटल अकाउंट। तीसरा आपका आता है ऑफिशियल रिजर्व। बेटे पहले तो कंपोनेंट याद करने हैं आपको, दिमाग में सेट रखने। बोलो 3 नाम याद होते हैं कि नहीं होते? बीओपी, बीओपी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बोलो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी, क्या क्या होते हैं? पहला करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व। और ऑफिशियल रिजर्व। बेटे अगर आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, कृपया करके साथ साथ बोले जब मैं आपको बोलने को कहूँ। ओके, तो बीओपी के 3 कंपोनेंट, करंट, कैपिटल और करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना। अच्छा बीओपी के कंपोनेंट की बात कर रहे हो, बीओपी के 3 कंपोनेंट होते हैं सर जी। पहला करंट अकाउंट, दूसरा और कैपिटल दूसरा अकाउंट कैपिटल और और तीसरा तीसरा ऑफिशियल रिजर्व। बिल्कुल ऑफिशियल रिजर्व। वेरी गुड, शाबाश, सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि करंट अकाउंट होता क्या है हमारा। देखो करंट अकाउंट में हम कमाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? कमाई की। अच्छा, करंट अकाउंट इज बेसिकली लिंक्ड विद द नेट इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेट इनकम मतलब नेट शुद्ध कमाई, शुद्ध कमाई के एक टाइम पीरियड में बोले तो एक अकाउंट, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हमेशा एक अकाउंटिंग ईयर ही है। जब पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा तो अपन लोग को क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि यार 1 साल का टाइम पीरियड पीरियड ऑफ टाइम है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली अबाउट 1 ईयर ओनली, not about the 4 year 5 year. Okay, it's totally related with the 1 year, that is our accounting year or you can say our financial year. करंट अकाउंट क्या है? नेट इनकम है, शुद्ध कमाई है एक पीरियड ऑफ टाइम पर। यानी 1 साल में आपने कितना पैसा कमाया। मैंने पूछा अरे बेटा 1 साल में कितना कमाया, तो ये आपको लोग अच्छा हमारे करंट अकाउंट की बात हो रही है। तो अगर मैं देश के बारे में बात करूं, एक देश ने 1 साल में कितना कमाया, शुद्ध कमाई हमारी कितनी हुई, कैसे? बाहर के ट्रेड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। तो आप उसे कहाँ काउंट करेंगे? आप उन सारी चीजों को करंट अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? करंट अकाउंट में। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? मैं फिर से कह दूं, नेट इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट में हम शुद्ध कमाई की बात करते हैं कि 1 साल में एक देश ने कितना पैसा कमाया, वो कैसे कमाया वो आगे बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट, अब इनकम की बात आएगी तो करंट अकाउंट की बात आ जाती है। अब एसेट्स की बात आती है, और जब लायबिलिटीज की बात आती है, एसेट्स बोले तो संपत्ति और लायबिलिटीज बोले तो देनदारी, जो आपको देनी है। अच्छा देनदारी और मुश्किल हो जाता है, टेंशन, टेंशन बोलता हूँ मुझे, जो आपके माथे की टेंशन है। अगर हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो वो हमारे माथे की क्या बन जाती है? वो हमारे माथे की टेंशन बन जाती है, सीधी सी बात है। ओके, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। और एसेट्स क्या है? अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए फैन मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। ट्यूबलाइट मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और क्या बोलूं? और ये पीछे बैकग्राउंड में जो आईफिल टावर आ रहा है, पुल सा आ रहा है, ये भी क्या है मेरे लिए? मेरे लिए एसेट्स है। मेरा मोबाइल फोन मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। मेरा माइक्रोफोन मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। ओके, मेरा लैपटॉप मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। राइट, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो नेट चेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, बेटे ए आएगा यहाँ पे, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, कि 1 साल में, फिर तो ना 1 साल में एक देश के एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज आता है, फिर से एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज आता है,
उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। कहाँ काउंट करते हैं? कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। अच्छा सर, तो हमने दो बातें सीख ली। एक तो इनकम, अगर इनकम की बात होगी, कमाई करने की बात होगी, तो वो करंट अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन जब एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बात होगी, जैसे मैंने अमेरिका के अंदर जमीन खरीदी, इंडिया ने अमेरिका में अपनी जमीन खरीदी, ये तो संपत्ति की बात हो रही है, ये तो एसेट्स की बात हो रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। अच्छा, मैंने अपनी अमेरिका की जमीन बेच दी, मैंने मतलब इंडिया ने अपनी जमीन अमेरिका वाली बेच दी, सोल्ड कर दी। अच्छा, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, तो ये भी कहाँ काउंट किया जाएगा? ये भी कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। अच्छा, मैंने अमेरिका से लोन लिया, मैंने मतलब इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया, अब ये लाइबिलिटीज हो गई हमारी, तो ये भी कहाँ काउंट हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। या मैंने अपनी अमेरिका को मैंने लोन लिया था अमेरिका से, और मैंने अमेरिका को लोन की पेमेंट कर दी, मैं कहा लो लो भाई साहब, आपसे लोन ले रखा था, अपने पैसे पकड़ो, पैसे पकड़ो, पैसे। हमने उनको पैसे दे दिए, किसको? अमेरिका वालों को। इंडिया वालों ने पैसे दे दिए, चुकता कर दिए लोन की। अच्छा, तो ये भी कहाँ काउंट होगा कि हमारी लाइबिलिटीज क्या हो गई बेटा? कम हो गई, हमारी चिंता अच्छा हुई, चलो अच्छा हो मैंने अमेरिका वालों को पैसे दे दिए, टेंशन कम हुई मेरी माथे की। ये क्या हुआ? मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है, और अगर मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है तो मेरे कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा, अगर एसेट्स आपकी बढ़ जाए या घट जाए, या आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाए या घट जाए, आप कहाँ काउंट करेंगे? आप उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। मैं फिर से कह दूं, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। और इनकम से रिलेटेड बातें करंट अकाउंट के अंदर आएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से रखता ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो बैलेंस रखने का काम है ना, वो ऑफिशियल रिजर्व ही करता है। तो ये रिजर्व है, रिजर्व मत बोलो यार, और आसान कर दो इसे बोलो गुल्लक। आप लोगों के भेजे में उतर जाएगा एकदम। आपके घर में गुल्लक है, हम लोग बेटे पैसे जमा करते हैं गुल्लक के अंदर, क्यों जमा करते हैं? मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा फील कराता हूँ। अभी देखो, लड़कियों को तो मजा ही आ जाएगा। सुनना बेटे, मेरे ना एक बिजनेस है, मैं बिल्कुल छोटे लेवल बात कर रहा हूँ, मेरे दो बिजनेस है, और ये मेरा ना घर है, ये मेरा होम स्वीट होम है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और ये मेरा ना मोमोज का बिजनेस है। इसका बिजनेस है बच्चों, मोमोज का मैंने एक धंधा चल कर रखा है। और एक मेरा ना गोलगप्पे का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? गोलगप्पे का बिजनेस है। अब तुम मुझे बताना, मार्केट में अच्छा काम नहीं चल रहा, लोग चाइना से नफरत कर रहे हैं, और अचानक से मेरे मोमोज की मार्केट के अंदर, ऐसा मानते हैं मोमोज के बिजनेस में लोग मोमोज खा नहीं रहे, या मोमोज के बिजनेस में गिरावट आ गई है, और मेरा मोमोज वाला जो बिजनेस है वो चौपट हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो मेरे को यहाँ पर क्या हो गया? मान लो लॉस हो गया। क्या हो गया बेटे? लॉस हो गया। ठीक है, और मेरा गोलगप्पे का बिजनेस अच्छा चलता था, बट क्या करें, समस्याओं की वजह से इसमें भी क्या आ गया बेटे? लॉस आ गया। फर्ज करो, अब बेटे मेरे को बिजनेस में कहाँ कहाँ लॉस आ गया है? बिजनेस ए में भी लॉस चल रहा है, और ये मेरे पास क्या है बेटे? ये है मेरा गुल्लक, ये मेरा गुल्लक है जिसमें मैंने पैसे संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरा गुल्लक है बेटे, और इसमें मैंने पैसे बहुत सारे रखे हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को दो बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी अपने आंसर दो। सर जो पैसे रखे हैं हमारी गुल्लक में, उसमें से पैसे निकाल के हम लगा सकते हैं अपने बिजनेस में, ताकि वो शायद जो हमें लॉस हो रहा है वो रिकवर हो सके और हम कुछ अच्छा काम आगे बढ़ सके। शायद ये हो सकता है। और आंसर? नया बिजनेस खोल सके। नया बिजनेस, नया धंधा खोलेंगे। और बोलो। लोन ले सकते हैं सर। लोन ले सकते हैं, वेरी गुड। और अगर बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। बिजनेस बड़ा, अबे बिजनेस में तो नुकसान ही हो रहा है, पहले लॉस को कवर करेगा कि बिजनेस बड़ा करेगा? अरे तो पैसे तो लगाएंगे ना बिजनेस कहाँ में से लाएगा? नहीं, पैसे कहाँ से रहा लाएगा? तो बिजनेस ए में भी तेरे को लॉस चल रहा है, बिजनेस बी में भी लॉस चल रहा है, पैसे कहाँ से लाएगा तू? लोन लोन ले लेंगे बैंक से। लोन ले लेंगे बैंक से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। जिन्होंने बोला बेटे हम लोन ले लेंगे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिन्होंने कहा हम गुल्लक तोड़ देंगे सर जी, और वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आपको बात भेजे में उतर गई है, सेट हो गई है बेटे। ये ए ना, ए नहीं है, अब आप इसको मानो ये आपका करंट अकाउंट है, और ये जो बी क्या है, ये आपका कैपिटल अकाउंट है। अब मैं आपको बात बताता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमारे करंट अकाउंट में भी नुकसान आ जाता है ना बेटा, लॉस आता है, लॉस को यहाँ पे लॉस नहीं बोलते, डेफिसिट बोलते हैं एक्चुअली में। शब्द थोड़ा सा बदल जाएंगे, मैं आपको सिखाता रहूंगा साथ साथ।
और गोलगप्पे वाले बिजनेस को कैपिटल अकाउंट के नजरिए से देखो। मान लो आपके करंट अकाउंट में भी लॉस चल रहा है और कैपिटल अकाउंट में भी लॉस चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने गुल्लक को तोड़ेंगे और इस गुल्लक से क्या करेंगे, इस लॉस की भरपाई करेंगे। जैसे एक बच्चे ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। और या तो आप क्या करेंगे, लोन लेंगे और लोन से क्या करेंगे, आप इस नुकसान की क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही सटीक सोच है आप लोगों की और बिल्कुल सही सही सोचते भी आप लोगों के लिए चैप्टर तो मुश्किल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम जिंदगी की बातें हैं बेटे। इसमें कोई इतनी बड़ी चीजें है ही नहीं। चैप्टर बिल्कुल आम है और आम जिंदगी से मिलाकर पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स। तो जैसा आप लोगों ने कहा उसी बात को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि ऑफिशियल रिजर्व में भी आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं होता। इसमें रिजर्व होते हैं बहुत सारे, फॉरेन करेंसी होती है और गोल्ड का रिजर्व होता है, और भी एक दो रिजर्व होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऑफिशियल रिजर्व कुछ नहीं है बल्कि फॉरेन करेंसी। जैसे मैं कौन हूं, मैं हूं इंडिया, मैं मेरा प्यारा भारत। अब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी, जैसे यूएस का डॉलर होगा और पाउंड होगा और स्टर्लिंग होगा। मतलब हम ना क्या करते हैं, बहुत सारे देशों की करेंसी को ना इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास। हमने कहा ना जाने कब जरूरत पड़ जाए भाई, हर देश की करेंसी को हम अपने पास संभाल के रखते हैं ताकि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब हम फॉरेन करेंसी का भी, अब ये रिजर्व रखता कौन है, आरबीआई, बैंकों का बैंक, महाबैंक। आरबीआई इन ऑफिशियल रिजर्व्स को मेंटेन करता है, यानी वो फॉरेन करेंसी को अपने पास सहेज कर रखता है, संभाल कर रखता है। और साथ साथ वो सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं रखता, वो गोल्ड भी रखता है। मुद्रा भंडार, मुद्रा कह रहा हूँ, स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार हिंदी में स्वर्ण भंडार बोलते हैं। तो स्वर्ण भंडार को भी अपने पास रखता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। अगर यहाँ भी चूना लग गया और यहाँ भी चूना लग गया, मतलब दोनों तरफ अपन लोग को क्या लग रहा है, अगर चूना लग रहा है करंट अकाउंट में भी और चूना लग रहा है कैपिटल अकाउंट में भी, तो दोनों चूनों को आप कहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे, ऑफिशियल रिजर्व से सेट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन सर जरूरी थोड़ी ना है कि सब में नुकसान ही हो जाए। मान लो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, भगवान ना करे, फिर भी ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हो गया, तो आप अपने प्रॉफिट से अपने लॉस को क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे। सीधी सी बात है, इन दोनों को आप एडजस्ट कर लो। कह रहे हैं यहाँ प्रॉफिट पड़ा, यहाँ लॉस पड़ा है, एडजस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। गुल्लक तोड़ने की जरूरत आएगी ही नहीं। मतलब ऑफिशियल रिजर्व बेटे गुल्लक तो तब तोड़ते हैं, आप याद करो हम बचपन में भी कितने सहजता के साथ एक एक रुपए करके गुल्लक, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने जोड़े नहीं जोड़े, लेकिन मैंने तो अपने बचपन में बहुत पैसे जोड़े हैं। मैं एक एक रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के बचा बचा के रखता था, ठीक है, और उनको गुल्लक के अंदर डालता था और वो बहुत सारा पैसा एक बार में एक्यूमुलेट हो जाता था। और मुझे याद है मैं फिर उनको ईद वाले दिन तोड़ देता था, और ताकि मतलब अच्छे अच्छे ड्रेसेस में खरीद सकूं, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे। मतलब एक्यूमुलेशन करने का शौक था, या फिर कभी कभी पार्टी वार्टी हुई, कभी जाना वाना है कहीं, तब मैं तोड़ता था। उस कपड़े उपड़े पे ही खर्च करता था नॉर्मली, कि कपड़े लेने हैं, बहुत शौक था। तो हम लोग क्यों गुल्लक रखते हैं कि भाई अगर हम लोग गुल्लक रखने के पीछे कुछ रीजन होता है। अगर घर वालों ने पैसे दे दिए तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिले फिर तो मजबूरी में गुल्लक तोड़ना ही पड़ता है अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के। सेम देश भी ऐसे ही करता है, बट देश के लेवल पर भी वही काम होता है। अगर मान लो उनको करंट अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ से कैपिटल अकाउंट से लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं और गुल्लक को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन करंट अकाउंट में भी लॉस है और कैपिटल अकाउंट में भी लॉस है, तो फिर मजबूरी में हमें गुल्लक की ओर मूव करना पड़ता है, गुल्लक की ओर जाना पड़ता है, यानी फिर हम अपने ऑफिशियल रिजर्व से छेड़खानी करते हैं। आगे बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। पहले फिलहाल आपको 3 कंपोनेंट के बारे में मैंने हाईलाइट कर दिया कि 3 चीजें होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है आपका ऑफिशियल रिजर्व। हमने 2 बातें सीख ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। एक बात और कवर हो जानी चाहिए, वो है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब बेटे हमने पहले ये तो कर लिया ना, देखो हमने याद कर लिया कि बीओपी के अंदर 3 कंपोनेंट है। एक तो आपका क्या आ गया, करंट, दूसरा आपका आ गया कैपिटल, तीसरा आपका आ गया ऑफिशियल रिजर्व। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे आगे चल के कि इस करंट के कितने पार्ट हैं,
कैपिटल के कितने पार्ट हैं और ऑफिशियल रिजर्व में क्या क्या आते हैं। आगे हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे ऑफिशियल रिजर्व तक, तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम करंट के पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम कैपिटल के पार्ट पढ़ेंगे जो भी हैं, फिर हम ऑफिशियल रिजर्व के पार्ट पढ़ेंगे। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर कौन सी बातें आती हैं, किन बातों को शामिल करते हैं। देखो बेटा पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब क्या हो गया, ये क्या है, कौन बताएगा ये मैंने क्या बनाया है। आइज, अरे आँख, वाह, आज तुम मेरी कलाकारी देखोगे। आईब्रो भी है। आईब्रो भी है। अब बेटे से ज्यादा मत मांगना, मैं इससे ज्यादा बना नहीं भैया पाऊंगा। चश्मा भी लगा दो। नालायक, ये ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, समझ गए। ऐसे मत बोलो, ऐश्वर्या को चश्मा नहीं लगा, बस मुझे ही चश्मा लगा है। हम अज्यूम कर रहे हैं बेटे। अच्छा मैंने क्या लिख दिया बेटे, मैंने आपके लिए लिख दिया ये विजिबल आइटम्स है। देखो विजिबल मैंने आंखें भी क्यों बनाई, जो आपको नजर आए। देखो एक देश जब दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, तो अपना इंडिया, अपने इंडिया से मान लो ना ये क्या जा रहे हैं, हवाई जहाज से सामान जा, शिप्स है, शिप लेते हैं। ये जहाज है, जहाज समुंदर के, ये समुंदर है, समुंदर है, ये समुंदर है। अब समुंदर के ऊपर क्या होती है, ये नाव होती है। भगवान नाव ऐसी होती है ना, ठीक है, जैसे भी नाव होती है, ठीक है, मैंने तो कार बना दी, ठीक है। अब ये नाव है बेटे, अब नाव के सहारे हमारा सामान कहाँ जाएगा, यूएस से जाएगा, तो ये सब क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। सामान जा रहा है, ये सामान है, ये सामान है, ये सब सामान पड़ा है। और यूएसए से हमारा सामान आएगा भी, तो जिसे हम खरीदते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट, ठीक है। और ये सामान जो आएगा और जाएगा, इसी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन सामानों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मोबाइल देखो बेटे, इसे हम छू सकते हैं। तो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग गुड्स या विजिबल आइटम्स। विजिबल जो आंखों से देखा जा सके। तो मैं फिर से कह दूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम्स कहलाता है। और इसका एक और बहुचर्चित नाम है जो मैंने लिखा नहीं है, और मैं लिख देता हूं, इसको ही बोलते हैं बेटे बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी पॉइंट को बेटे, सिर्फ इसी पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ध्यान रखना, जब इंडिया से यूएसए सामान जाए, यूएसए से सामान आए, तो ये अपन लोग को क्या दिखेगा, अगर देख सकते हैं तो विजिबल आइटम, लेकिन देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ही अमेरिका के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासेस दे रहा हूँ उनको, तो ये तो नजर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं बेटे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। या कोई अमेरिका का टीचर हमारे इंडियन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो जो नजर नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनविजिबल आइटम। जो दिख रहा है विजिबल आइटम, जो नहीं दिख रहा आपको वो इनविजिबल आइटम। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो दोनों में ही होता है, विजिबल में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और इनविजिबल में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हो सकता है हम यहीं से अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो नजर थोड़ी आ रहा है, वो सर्विसेज नजर तो नहीं आती। या अमेरिका का टीचर को इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी सर्विसेज नजर नहीं आएगी आपको। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बोले तो इनविजिबल आइटम, और जो नजर आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजिबल आइटम। थर्ड और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का क्या है हमारा बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर को हिंदी में कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय हस्तांतरण, वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। इट मे बी प्राइवेट एंड इट मे बी पब्लिक। ये पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेटे आप मंदिर गए, आपने भगवान के आगे हाथ जोड़े, भगवान इस बार पास करवा देना, इस बार मजा आ जाएगा। हमने दुआ करी, हमने कहा यार पास हो जाए, बस किसी भी तरह से पास हो जाए इस बार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये क्या है बेटे, ये वन साइडेड ट्रांसफर है, मांगा नहीं है बट हम देने के लिए रेडी है। इट इज कॉल्ड वन साइडेड ट्रांसफर। इसमें ग्रांट्स आते हैं,
आप लोग वन साइडेड ट्रांसफर बहुत करते हैं अपनी लाइफ में, ग्रांट्स, जैसे सब्सिडीज, सरकार ने हमें सब्सिडी दे दी, कुछ ग्रांट्स दे दिए, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आया तो अमेरिका ने भारत की मदद करी, अरे भारत के अंदर तूफान आया है, अमेरिका वालों ने हमें 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ऐसे। अब बेटे ये 4 लाख करोड़ का हेल्प किया ना उसने, उसने हमें जब हेल्प किया तो वो ये नहीं कह रहा इसके ऊपर ब्याज भी लूंगा तेरे से, अमेरिका वाला ये नहीं कह रहा, उसने हेल्प करने के लिए दिया है। अब इंडिया भी हेल्प करता है बेटे, इंडिया वाले भी हेल्प करते हैं बहुत सारे देशों की, जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, हम इनकी हेल्प करते ही करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांसफर। इट इज नॉट डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ध्यान दें, ये लाभ अर्जित करने हेतु नहीं किया जाता, अपितु यानी कि हम इसको लाभ कमाने के लिए नहीं करते हैं, कभी भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं मन की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो इनको भी हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, जैसे मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर किया 1000 रुपए, मैंने 1000 रुपए जो ट्रांसफर किया, अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, मैंने उनकी हेल्प करने के लिए किया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। बेटे यूनिलेटरल ट्रांसफर बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी देश के लिए, ओके। अभी तो बेटे यूनिलेटरल ट्रांसफर बहुत ही कम होगी, हालात अच्छे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। खैर, अपार्ट फ्रॉम इट, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट आपको याद रखना है कि करंट अकाउंट के अंदर 3 बातें आती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। ओके जी, थैंक यू।